हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक हैंड रिटन नोट्स की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसके अंदर हम जो पूरी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, उसकी एक जो डिटेल्ड थ्योरी है उसको जो है शॉर्ट में समझेंगे, और ताकि जो है आप मिनिमम टाइम के अंदर इस चैप्टर को कवर कर सको और अच्छे से इस चैप्टर को समझ सको। मिनिमम टाइम के अंदर कवर कर पाओगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि जब मिनिमम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर करोगे तो उससे जो है आपकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी, और आप जो है इस चैप्टर को कम टाइम के अंदर कवर कर पाओगे। अगर आप जो है लास्ट के टाइम भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें जो है आपको ढंग से समझ में आ जाएंगी इस वीडियो के अंदर। ऑलरेडी हम जो है चैनल के ऊपर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस और आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसके अंदर आपका एसिड्स बेसिस ऑन एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो है तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले एसिड्स पढ़ेंगे, फिर बेसिस पढ़ेंगे, और फिर जो है सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो एसिड्स हैं, ठीक है, तो हमें समझना है सबसे पहले एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो एसिड है, जो तेजाब होता है, जिसे हम तेजाब बोलते हैं हिंदी की लैंग्वेज में, वो एसिड क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ एनलिस्ट करने के लिए बोली जाएंगी स्टार्टिंग में, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की। तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, जो तेजाब होता है, ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, किस में, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो है कि एसिड्स हैव H प्लस आयन कंसनट्रेशन। यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो उसके अंदर H प्लस आयन की कंसनट्रेशन होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन होती है। यानी कि अगर आप एक एसिड लोगे, एक बीकर के अंदर एसिड लोगे, तो इस एसिड के अंदर क्या होगी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन होगी। यानी कि इस एसिड के अंदर क्या होंगे, H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ क्या बात कर रहा है कि एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, अब एक लिटमस पेपर जो है एक तरह का इंडिकेटर होता है, जो कि टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। यानी कि अगर मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है, अब ये किसी को नहीं पता कि वो जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है वो एसिड है या बेस है। तो जो ब्लू लिटमस होता है उसे जब हम इस कंटेनर के अंदर डालेंगे, जैसे ही इस कंटेनर के अंदर ब्लू लिटमस, जो कि एक ब्लू कलर का पेपर टाइप होता है, जब हम उसे डालेंगे और जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाएगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जैसे ही वो रेड कलर का हो जाएगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्या है, एक एसिड है। क्योंकि एसिड जो है क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम जो है उससे इंडिकेट कर सकते हैं कि उस कंटेनर या फिर बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एसिड की। फिर अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है जो एसिड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इसके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर बात करते हैं वीक एसिड्स के बारे में, जो कि आपके वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड्स का मतलब है जो कि जिनकी जो पावर है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि जो वीक होते हैं नेचर में। इसके अंदर आपका CH3COOH, यानी कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है या फिर जो आपका इथेनॉइक एसिड होता है वो आता है वीक एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो वीक एसिड्स के अंदर आपका कौन सा आ गया, एसिटिक एसिड या फिर आपका इथेनॉइक एसिड आ गया। इसमें ऑक्जेलिक एसिड जो आपका टोमेटो के अंदर होता है, वो ऑक्जेलिक एसिड भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड भी वीक एसिड के अंदर कंसिडर करा जाता है। लैक्टिक एसिड जो आपका कर्ड वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो दही के अंदर प्रेजेंट होता है, वो लैक्टिक एसिड भी आपका वीक एसिड्स में आता है। फिर आते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि आपसे कई जगह पूछा जाएगा कि कंसनट्रेटेड एसिड, यानी कि यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में CnOC डॉट लगा के आपसे बोला जाएगा, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कंसनट्रेटेड एसिड की बात हो रही है। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब है हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और जिसमें पानी की क्वांटिटी कम हो। ठीक है, जब भी आपको वर्ड कंसनट्रेटेड यूज़ करा जाए, तो चाहे वो एसिड के केस में करा जाए
या फिर आपका बेस के केस में करा जाए, तो इस केस में आपको समझ जाना है कि जो कंसनट्रेटेड एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर आपका एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर जो होता है वो कम होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। फिर बात करते हैं डाइल्यूटेड एसिड के बारे में। डाइल्यूटेड एसिड, जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाए डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है जहाँ पर एसिड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी है या फिर ज़्यादा अमाउंट है वाटर का, यानी कि एक बीकर के अंदर अगर आपने एसिड और वाटर को मिक्स कर रखा है और उसके अंदर जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड से, तो हम जो है उसे बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड, यानी कि हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि उसके अंदर क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। एक बीकर के अंदर हमने एसिड और वाटर को मिक्स कर रखा है और उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसे, वो डाइल्यूटेड एसिड है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, और उस कंटेनर के अंदर क्या है, एसिड की क्वांटिटी कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी आगे एक एक्सपेरिमेंट भी आएगा जिसके अंदर हम जो है वाटर को ऐड करते हैं एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी जो है किसी बीकर के अंदर आपने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, एसिड और वाटर को मिक्स कराओ, और उसके अंदर जो है आपकी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो उस केस में हम जो है उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड एसिड बोलेंगे। और जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और कम एसिड की क्वांटिटी होगी, तब हम उसे डाइल्यूटेड एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एसिड की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो बेसिस होते हैं, अब बेसिस की भी सिमिलर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन बस जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। बेसिस जो होते हैं, जो बेस होते हैं, वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर इन टेस्ट का मतलब है यहाँ पर जो बेसिस होते हैं वो आपके कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। फिर बात करते हैं, जैसे कि एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, वैसे ही बेसिस के अंदर क्या होती है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। OH नेगेटिव आयन का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है और एसिड्स के अंदर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। अब जैसे एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे ही बेसिस का उल्टा होता है। बेसिस क्या करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने एक कंटेनर के अंदर जो भी आपका लिक्विड प्रेजेंट है और हमने लिटमस पेपर उसके अंदर डाला, ठीक है, रेड लिटमस पेपर डाला, और रेड लिटमस पेपर जैसे ही ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि उस सॉल्यूशन के अंदर या फिर उस बीकर के अंदर क्या है, रेड लिटमस जैसे ही ब्लू में कन्वर्ट हुआ, हमें पता लग गया कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। ठीक है, रेड लिटमस क्योंकि ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करी थी, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं कुछ टाइप के। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि जिस एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, जिस एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, वैसे ही बेस की बात करें तो जिस बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, जिस बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वीक बेसिस की। वीक बेसिस का मतलब क्या हो गया कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इनके अंदर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, कम है। ठीक है, वीक बेसिस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक वीक बेस के अंदर कंसिडर किया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर कम है। ठीक है, अब जैसे ही आपसे कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि एल्केलीज क्या होते हैं, तो एल्केलीज का मतलब होता है ऐसे बेसिस जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में एल्केलीज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ऐसे बेसिस जो कि वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं या सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्केलीज बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। एग्जाम्पल एल्केलीज के हो सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इंडिकेटर्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस
सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर या फिर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज लाइक एसिड्स एंड बेसिस। तो इंडिकेटर्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेज जो कि अपने कलर या फिर स्मेल के अंदर अलग अलग तरह के चेंजेस ले आते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज, यानी कि दूसरे सब्सटेंसेज के अंदर, जैसे कि एसिड्स और बेसिस के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि इंडिकेटर मैंने आपको क्या बताया, जो आपका लिटमस पेपर है वो भी क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। इंडिकेटर है क्योंकि जैसे ही हमने जो है उसे एसिड या बेस में डाला तो क्या होगा, उसने अपना कलर चेंज कर लिया, तो वो भी एक तरह का क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो आपके मेनली जो है आपके जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो ऐसे इंडिकेटर, देखो भाई स्पेलिंग से ही आपको पता लग गया, नेचुरल का मतलब है ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिले। एनवायरनमेंट का मतलब है जनरली जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। द इंडिकेटर्स डेट वी गेट फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो पौधों से मिलते हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आपको जो है दिमाग लगाना है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है नेचुरल इंडिकेटर का? नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि आपका लिटमस पेपर हो गया, टर्मेरिक हो गया, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट, यानी कि हाइड्रोजीनिया प्लांट नाम का एक प्लांट होता है हाइड्रोजीनिया नाम का, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर काम करते हैं। रेड कैबेज भी आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर से याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर से आपको पता लग गया कि ऐसे इंडिकेटर जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, या फिर आप उसे मैन मेड इंडिकेटर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के, जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिनोल्फेथलीन हो गया। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं है, 1-2 बार आप जो है रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया और आपका फिनोल्फेथलीन हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सम सब्सटेंसेस हुज ओडोर या स्मेल चेंजेस इन एसिड और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो ओडोर है, यानी कि जो स्मेल है, वो चेंज हो जाती है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड या बेसिक मीडियम में डालने के बाद, तो उन्हीं इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो है डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपका पार्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, यानी कि जो एसिड है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है, क्या जो है आपकी फॉर्म होती है रिएक्शन की, वो याद रखनी है। तो जब कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, ये याद रखना है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, जिसके अंदर आपका एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करा जिंक मेटल के साथ, तो जिंक क्लोराइड जो कि आपका सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन हुई और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस क्या हुई, इवॉल्व हुई। ऐसे ही सोडियम मेटल जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, बहुत ही छोटी टर्म है, आपको बस 2 एग्जाम्पल से जो है इसको ख़त्म करना है, आप जो आराम से इसे देख सकते हो। एसिड, बस आपको ये मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इस मेन चीज़ से ही जो है आप कई सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो और एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो है इसी बेसिक फॉर्मेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, पहले हमने पढ़ा एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अब पढ़ेंगे कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब इसके अंदर जो है आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, यानी कि सारे मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये जरूर से ध्यान रखना है। बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेस के केस में भी यही होता है। बेस के केस के अंदर भी क्या होता है, जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो उस केस में भी मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है।
इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है, एग्जाम्पल इसके अंदर ये आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होगी और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ये सोडियम जिंकेट है, ठीक है। इसको एक दो बार, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मार्क कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा जिंक मेटल के साथ तो उस केस में सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको जरूर से याद रखना है, एग्जामिनेशन में दिखेगा आपको। फिर बात करते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, यानी कि हम जो है अब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है इसके प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए एक टेस्ट बता दो, ठीक है। तो टेस्ट क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद अ पॉपिंग साउंड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस रिएक्शन के दौरान निकल रही है, तो उस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं एक कैंडल जो होती है, एक कैंडल को लेकर जैसे ही हम उस हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाएंगे तो उन गैस बबल्स, वो वाले जो गैस बबल्स हैं, जैसे ही हम कैंडल को उस फ्लेम के पास लेकर जाएंगे, उस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में जैसे ही वो कैंडल आएगी वैसे ही जो बबल्स हैं उसके हाइड्रोजन गैस के वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, यानी कि एक पॉपिंग साउंड के साथ फट जाएंगे, ठीक है। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है, एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्स्ट हो जाएंगे यानी कि फट जाएंगे, तो उस केस में हमें जो है पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको जरूर से याद रखना है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट जैसे ही आपसे पूछा जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। हमने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया। अब बात करते हैं जैसे ही एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेटल कार्बोनेट का केस इसके अंदर बात करते हैं, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो उस केस में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और आपका वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो उस केस में सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी, रिलीज होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल मेटल कार्बोनेट के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट को ले सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उस केस में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी जो कि आपका सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में जो है आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले तो हमने कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई, अब हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रही है। इसके अंदर भी जो है जैसे ही एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो उस केस में भी आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें एग्जांपल हम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उस केस में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है उसके लिए एक टेस्ट बता दो, उसके प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए एक टेस्ट बता दो। तो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि जो लाइम वाटर होता है उसके थ्रू जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि इससे क्या होगा, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब लाइम वाटर क्या है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पास करेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो उस केस में क्या होगा, लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई तो उस केस में जब लाइम वाटर इसके अंदर से यहाँ पर कन्वर्ट हो गया तो हमें पता लग जाएगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे प्रेजेंट होगी वहाँ पर, उसका केस पूछा जाएगा। यानी कि जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया जाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो उस केस में क्या होगा,
मिल्कनेस डिसअपियर्स इन केस ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाएगा तो उस केस में मिल्कनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर का मतलब है यानी कि जब इसके अंदर, यानी कि जब लाइम वाटर के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया तो उसमें क्या हुआ, लाइम वाटर मिल्की हो गया। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा देंगे तो क्या होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा दिया गया, यानी कि जो क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा कर दी गई, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और साथ ही साथ जो मिल्कनेस थी वो मिल्कनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। मेन पॉइंट ये है कि जो मिल्कनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, जो मिल्कनेस है वो गायब हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खाली आप डेफिनेशन पे मत जाइएगा, ये ज़रूर से याद रखना है। और साथ ही साथ आपको रिएक्शन भी लिखना है एग्जामिनेशन के अंदर कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है लाइम वाटर के थ्रू पास कराई जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है। हमने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करवाया। अब यहाँ पर जो है रिएक्शन हो रहा है सीधा डायरेक्ट एसिड का बेस के साथ, ठीक है। अब एसिड का डायरेक्ट बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये रिएक्शन आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि जैसे ही एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो उस केस में सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होने वाली है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो दोनों ही जो है आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इसमें एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी जो कि आपका सोडियम क्लोराइड है, और आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, केसेस के बारे में आपको जरूर से ध्यान रखना है कि कौन कौन से केसेस हैं। इसके अंदर सबसे पहला केस है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा एक वीक बेस के साथ, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये चारों केस आपको याद रखने हैं। जब एक वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो उस केस में क्या होगा, बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो उसमें क्या होगा, दोनों ही आपस में रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। वीक एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये चारों केस जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये चारों केस जो है आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डाइल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। जब हम किसी भी एसिड या फिर बेस के अंदर वो पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, तो कुछ आयंस जैसे कि आपका हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन जो हो गया, या आपका OH नेगेटिव आयन या फिर आपका H+ आयन, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यानी कि मान लो एक बीकर के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, एसिड या बेस है, और उसके अंदर आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव आयन की, H+ आयन की, या फिर आपका जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी जो प्योरिटी है उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि अलग अलग इंडिकेटर्स से मिक्स होकर, यानी कई सारे इंडिकेटर जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। यानी कि अलग अलग कंसंट्रेशन जब होती है H+ आयन की तो ये अलग अलग कलर को शो करता है। इसमें एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है आपका क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। अब पीएच स्केल क्या होता है ये बात करते हैं आगे। पीएच स्केल क्या होता है, देखो भाई, पीएच स्केल भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है।
अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए हम pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस मतलब होता है इसका pH का, जो कि आपका जर्मन वर्ड है विच मीन्स पावर, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको जो याद रखने हैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये जरूर से ध्यान रखना है। देखो भाई, एग्जाम्पल तो ये हो गया, देखो एक ये जो स्केल है, एक स्केल या फिर एक पैरामीटर कह सकते हो, एक पैरामीटर सेट करा गया है 0 से लेके 14 तक का एक पैरामीटर होता है, जिसके अंदर हम जो है किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, सबसे पहले अगर जो पीएच लेवल है उस सॉल्यूशन का, अगर वो 7 से कम है, 7 से कम है उस जो सॉल्यूशन है उसका पीएच, तो हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन की क्वांटिटी या फिर कैटेगरी में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर उस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 है, एक्यूरेट 7 है, तो वो क्या है, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर काउंट करा जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का भी पीएच आपको याद रखना है। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है नॉर्मल बॉडी का, वो 7 से लेके 7.8 तक होता है, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पीएच स्केल क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा स्केल होता है जिससे हम जो है किसी भी सॉल्यूशन का पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं, यानी कि एसिड्स के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है। देखो, एसिड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस इन इट, यानी कि एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। H प्लस आयंस की वजह से एसिड्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि उसके थ्रू जो है करंट पास हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ये जरूर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वाई ग्लूकोज या एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे सब्सटेंसेस के थ्रू करंट क्यों नहीं पास होता, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करते। तो देखो, ग्लूकोज और एल्कोहल जो है वो फुल्ली H प्लस आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते और इनके थ्रू जो है वो करंट पास नहीं हो पाता। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको एडिशनली याद रखने, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका भी एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, तो इस स्केल के अंदर आपका क्या होता है, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन। आपको पता होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा जो फूड है वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि हमारा जो फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर HCl एसिड के मदद से डाइजेस्ट होता है, बर्न होता है एक तरीके से। ठीक है, क्या होता है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, इंडाइजेशन होती है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमारे पेट के अंदर क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटा एसिड। ठीक है, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं एंटा एसिड का। एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड एक तरीके का माइल्ड बेस होता है। देखो भाई, जब एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए माइल्ड बेस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको एग्जांपल याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, कि टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ताकि जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो है वो माइल्ड बेस का यूज़ होता है, जो कि मैग्नीशिया होता है, जिसे हम एंटासिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूर से हमें जो है एक बेस की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही जो है पीएच स्केल जो है वो काम करता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पीएच का लेवल यही होता है कि हमारा जो स्टमक है वो HCl एसिड को प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए। जब इनडाइजेशन होती है, प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होती, तो स्टमक जो है हमारे बॉडी में एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे पेन और इरिटेशन होती है। इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम जो है माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ताकि जो है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करा जा सके और हम जो है पेन से छुटकारा पा सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट आता है टूथ डीके। हमारा जो माउथ होता है, माउथ के अंदर जो है हमारे
जो दांत होते हैं, इसके अंदर भी पीएच स्केल की वैल्यू होती है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि हमारा जो माउथ होता है, माउथ के अंदर जब आप कह सकते हो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, टूथ डीके जिसे हम बोलते हैं, वो तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा माउथ क्या हो जाता है उस समय, एसिडिक हो जाता है, आप कह सकते हो। यूजिंग टूथपेस्ट टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके हम जो है टूथ डीके को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको जरूर से याद रखने हैं, ठीक है, आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सेल्फ डिफेंस प्लांट्स और एनिमल्स कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला टॉपिक आता है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने देखी होगी, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो बी होती है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। जब मधुमक्खी आपको काटती है तो आपको बहुत तेज पेन और इरिटेशन होती है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि बी का जो स्टिंग होता है, उसका जो जो वो मारती है, ठीक है, डंक मारती है, उस डंक से हमारे बॉडी के अंदर एक तरह का एसिड इंजेक्ट हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी में पेन और इरिटेशन होती है। और तुरंत जो है हम एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, यानी कि जैसे ही मधुमक्खी हमारे बॉडी पे डंक मारती है तो उस केस में हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि हमें जो है बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। और उसी समय अगर हम एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें जो है उस पेन से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, यानी कि एक नेटल लीव्स का जो हेयर होता है, यानी प्लांट एक नेटल लीव्स जो होती है उनका जो एक हेयर स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, वो हमारे बॉडी के अंदर वो क्या होता है, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन, यानी कि वो क्या करता है, मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, पेन और सेंसेशन डेवलप होती है, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है जलन महसूस हो रही है। रबिंग विद लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट गिव्स रिलीफ, यानी कि जैसे ही हम जो है एक डॉग प्लांट नाम का प्लांट होता है, उसकी पत्ती से जैसे ही हम जो है उसे रगड़ेंगे, उसे रब करेंगे, तो वो चीज़ जो है हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और हम जो है उस पेन से छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सेल्फ डिफेंस कैसे होता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, इस पॉइंट के अंदर जो है आपको ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक तो सबसे पहला बी स्टिंग वाला एग्जाम्पल याद रखना है, और दूसरा जो है नेटल लीव्स वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ नेचुरल एसिड्स आते हैं, उनके नाम याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। जो विनेगर होता है, विनेगर के अंदर आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टमाटर के अंदर आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कर्ड होती है, जो दही होती है, उसके अंदर आपका मैंने बताया आपको लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन जो होता है आपका, लेमन के अंदर आपका साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर टैमरिंड के अंदर टैल्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सारे जो आपको एसिड के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट है, वो आपको जरूर से याद रखना है, आपसे एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। कुछ एक कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, उनसे कुछ केमिकल्स बनते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaOCl2 हो गया, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2 हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O आपका, ये केमिकल्स हो गए जो कि कॉमन सॉल्ट से हम ऑब्टेन कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको डिटेल में हर एक जो आपका सॉल्ट है उसके बारे में जो है ज़रूर से लिखना है, याद करना है। सबसे पहले आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साइंस की लैंग्वेज में हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये आपको जरूर से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के एक एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा जाता है, यानी कि उसके थ्रू करंट पास करा जाता है। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। जब भी आपको ये वर्ड दिखे ब्राइन, उसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। जैसे ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, करंट पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के एक एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है। जिस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एल्केली वर्ड यूज हुआ है, यानी कि बेस जो कि आपका एक्वस बेस है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, जैसे ही सोडियम क्लोराइड वाटर, जो आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि ये क्या है आपका एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे हम ब्राइन बोलेंगे, जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी और आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म होगी। ये पूरा रिएक्शन आपको जो है जरूर से याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जो देखो अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर्म हुए हैं, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है फ्यूल्स के लिए और मैर्गेरीन के लिए। ठीक है, क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन का इस्तेमाल होता है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर, ठीक है, सीएफसीज के अंदर। फिर आपका आता है सोडियम आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, क्लीनिंग स्टील्स। ठीक है, स्टील्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है, दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल क्या होता है, डिग्रीजिंग मेटल्स, यानी कि मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए, और सोप और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे यूजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि जो है आप एग्जामिनेशन में ढंग से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओ। ये क्वेश्चन जो है आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आपसे जो है 5 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आपको ढंग से जो है इनको याद करते हुए चलना है, सारे कंपाउंड्स को, सारे सॉल्ट्स को। आगे बात करते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, जिसे हम जो है साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ब्लीचिंग पाउडर की कैसे फॉर्मेशन होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी कि क्या होता है कि ड्राई स्लेक्ड लाइम, सूखा स्लेक्ड लाइम जो होता है, यानी कि जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब उसके ऊपर हम जो है क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, वाटर बचेगा। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है वो आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि जब ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर हम क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे तो उस केस में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और वाटर फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के वो आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग वुड इन पेपर फैक्ट्रीज के अंदर लकड़ी को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर का एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम होता है कहाँ पर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बैक्टीरियाज और जो इन्फेक्शंस हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये आपको चारों पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे वाले सॉल्ट पे चलते हैं, आगे वाला कंपाउंड पे चलते हैं। यहाँ पर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सबसे पहले फॉर्मेशन देखेंगे बेकिंग सोडा की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग NaCl एज रॉ मटेरियल, यानी कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की यूज होती है, तभी जो हम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑब्टेन कर पाते हैं। हमने अभी रिएक्शन पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है उसके थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है, और इसके अंदर इन एडिशन यहाँ पर जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन में आएगा वाटर के साथ एक्वस, ये आप क्या हो गया, एक्वस सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्राइन हो गया। इसके थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को पास करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और साथ साथ हमारे पास बेकिंग सोडा बनेगा जो कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, बेकिंग सोडा के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या हो सकता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा को इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, यानी कि मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, यानी कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है,
जब बेकिंग सोडा और टेरिक एसिड को मिला दिया जाता है तो उस केस में हमारे पास बेकिंग पाउडर बनता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को हीट करा जाता है, गर्म करा जाता है या मिक्स करा जाता है पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज। यानी कि उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो केक होता है उसे फुला देती है एंड मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यानी कि जो हमारा केक होता है, केक क्या होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, ये केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो काम होता है इसका, एज अ इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड के अंदर इसे एज अ इंडिकेटर, वो जो इंग्रेडिएंट होता है वो डाला जाता है। बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करा जाता है एज अ इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स के अंदर इसे एज अ इंग्रेडिएंट, या फिर आप कह सकते हो जो इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर इस्तेमाल करा जाता है। अब बात करते हैं तीसरा यूज़ होता है इसका, यूज्ड इन सोडा एसिड्स। सोडा एसिड्स के अंदर इसका इस्तेमाल करा जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वॉशिंग सोडा के बारे में। देखो भाई, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है हमने अभी पढ़ा था Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पर वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जब उसे हम रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है, जो कि एक बेसिक सॉल्ट होता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट है, जब हम इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन होगा तो उस केस में हमारे पास वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होगी, Na2CO3.10H2O की फॉर्मेशन होगी, जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर काउंट होता है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन आपको ज़रूर से याद रखना है। इसकी बैलेंसिंग जरूर देख के घबराना नहीं है, ये रिएक्शन जो है बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है। सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ तो उस केस में वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं। वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। बोरेक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, बोरेक्स जो है आपका, आप कह सकते हो बोरेक्स जो है आपका मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो आपको क्या होता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट काम करता है वॉशिंग सोडा। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप हायर क्लासेस में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है पानी की, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर जितने भी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट कॉपर सॉल्ट, यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। CuSO4 यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के अंदर यहाँ पर क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, वही हम क्या इसको क्या बोल देंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए टॉपिक था। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कैसे फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जाम्पल याद रखना है, जो फॉर्मूला याद रखना है, CaSO4.12H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसे हम जो है साइंस की लैंग्वेज में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम POP भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले POP की फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम जिप्स, देखो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करने के लिए हमें लगता है जिप्सम का इस्तेमाल होता है, यानी कि CaSO4.2H2O का इस्तेमाल होता है जब हम उसे हीट करते हैं। जिप्सम जो कि CaSO4.2H2 होता है, जब हम इसे हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और उस केस में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखो यहाँ पर ये क्या है, आपका जिप्सम है। जिप्सम को हमने 373 केल्विन के टेम्परेचर पर हीट करा, गर्म करा, उसमें क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन हो गई, CaSO4.12H2O की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है यहाँ पर लेफ्ट आउट रह गया। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है, POP की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करा जाता है, जब उसे हीट करा जाएगा तब जो है आपका POP की फॉर्मेशन होगी और आपका 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम के बारे में, जिप्सम कैसे फॉर्म होता है। अब जिप्सम के बारे में बात कर लेते हैं।
जिप्सम जो है एक वाइट पाउडर होता है एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, यानी कि एक वाइट पाउडर होता है, जैसे हम उसे पानी के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमने क्या करा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो वो क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O, वही रिएक्शन उल्टा हो गया और यहाँ पर जिप्सम की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 यूज़ होते हैं। पहला होता है डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं POP का, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, खिलौने बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन के मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए यानी कि नरम करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पूरा चैप्टर था। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट जो है इस चैप्टर के अंदर कवर कर दिए गए हैं। अगर आपको बाकी कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट जो है लेफ्ट आउट फील हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस नोट्स की एक PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कम से कम टाइम के अंदर मैंने आपको पूरी थ्योरी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।